अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नावल की जानिब, जिसका नाम है हिज्र यारा बाय मुन्नचा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं नावल की जानिब। अरबत ने कमरे में आते ही दरवाज़ा खोला था। नज़रें दुश्मन जहाँ को ढूंढने लगी थी। मुफाता इसने कमरे में इधर उधर देखते इसे पुकारा था, मगर जवाब नहीं मिला था। मुफाता इसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते कहा था, मगर जवाब फिर से नहीं मिला था। इस बार इसने दरवाज़ा खोलते वॉशरूम में झांका था, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। कहाँ चली गई ये लड़की? इसने दरवाजे के पास से हटते कहा था। कहीं आलम तो नहीं? इसने मुठ्ठियाँ भींचते सोचा था। अगर इसके गायब होने के पीछे आलम वजह था तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। या फिर वो अपने पुराने घर तो वापस नहीं चली गई, मुझसे नाराज़ जो थी। मगर आधी रात वो कैसे जा सकती है अकेले? हनी, कहीं हनी के कमरे में तो नहीं? सोचते वो हनी के कमरे की तरफ बढ़ा था। दरवाज़ा को आहिस्ता से खोलते वो अंदर आया था और बेड पर नज़र पड़ते ही इसको सुकून मिला था। सामने वो बेड पर सीधी लेटी थी, कंफर्टर में दुबकी। बेवकूफ़, मुझसे बचने के लिए यहाँ लेटी है। दरवाज़ा खोलकर इसके लबों पर तबस्सुम बिखरा था। एक हाथ इसके पेट पर पड़ा था, जबकि दूसरा हाथ हनी के बालों में था। मध्यम रोशनी में दोनों की गहरी नींद और गहरी सांसों ने इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेरी थी। कदम कदम चलता वो इसके करीब आया था। इसका चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था, निखरा, उजला। हाँ, रोने की वजह से आंखें सूजी हुई थी। आगे के बालों की चंद लटें इसकी बाएं आंख और गाल पर पड़ी हुई थी। इसके करीब आते ही इसके पास बैठते अपनी जगह बनाते वो बैठा था। हनी दूसरी तरफ मुंह किए सो रहा था। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी आंखों पर से बाल हटाकर कान के पीछे उड़से थे। इसका अंगूठा इसके कान में मौजूद छोटी सी चांदी की बाली से टकराया था। वो मबहूत हो कर इसके कान के बाली और इसकी कान की लौ को देखने लगा था। कान की लौ पर अंगूठा रब करते वो ज़रा सा झुका था और बेकरारी से इसके कान की लौ पर लब रखे थे, और जैसे इसके लम्स ने इसे मज़ीद बेकरार किया था। कान के साथ नाक रगड़ते इसने कई लंबे लंबे सांसों की सरगोशियाँ इसके कान के पास की थी। कान में होती सनसनाहट से मुफाता ने कसमसाते नींद से बोझल आंखें खोली थी, और आंखें खोलते हाथ से अरबत को देखते इसे पीछे करना चाहा था कि वो एक सेकंड भी बर्बाद किए बगैर इसके हाथों में उंगलियां फंसाते इसके हाथों को तकिए के साथ लगा गया, और एक मिनट का भी वक्फा किए बगैर इसके आधे खुले होठों को, जो कि इसने कुछ कहने के लिए खोलने चाहे थे, अपने लबों की गिरफ्त में ले चुका था। अपने नरम लबों पर इसकी लबों की दस्तरस, इसकी सांसों की खुशबू मुफातक को जकड़ चुकी थी। अरबत ने पूरी शिद्दत के साथ इसके लबों की नरमाहट को महसूस करना शुरू कर दिया था। हर लम्स के साथ वो बेचैनी से इसकी सांसों को अपनी पूरी शिद्दत से कैद करता, और वो बिखरने लगी थी। इसके हर शिद्दत पर अपने लबों पर इसकी कारगुजारी और इसकी शिद्दतों से निढाल होती सांसों को संभालते इसने अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश की थी इससे, मगर वो शायद इन लम्हों को टूटने नहीं देना चाह रहा था। कितनी देर अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश में निढाल होती अपनी मध्यम सांसों को हालात के सुपुर्द करते इसने खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया था। जब ही अरबत ने इसके निचले होठ पर भरपूर गुस्ताखी करते बड़ी नरमी से इसके लबों को छोड़ा था और इसके गाल पर लब रखते इसके गाल को दांतों से पकड़कर दबाव बढ़ाया था। मुफाता के लबों से निकला था, जबकि आंखें नम हुई थी। मुफाता ने चेहरा पीछे करने की कोशिश करते फिर से कलाइयाँ इसके हाथों से आज़ाद करवाना चाही थी। जब भी वो पूरी शिद्दत से इसके गाल पर बाइट करते अपनी गिरफ्त इसके हाथों पर ढीली कर चुका था। पीछे हटो जाहिल, वो पूरी शिद्दत से चिल्लाई थी। जब हनी को हिलते देखकर इसने आगे के लफ्ज़ अधूरे छोड़ दिए थे कि कहीं वो जाग न जाए। इसे जहालत नहीं, प्यार कहते हैं मेरी जान। अरबत ने इसके बंद लबों पर अपने लब रखते कहा था सरगोशी में। अरबत, हनी जाग जाएगा, छोड़ो मुझे। वो दबे दबे गुस्से में गुर्राई थी सरगोशी में। जागने दो, मगर आज की रात तुमसे दूर नहीं हो सकता।
इनफैक्ट अच्छा ही है हनी के होते हुए तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए चिल्लाओगी तो नहीं। इसने अब की बार कान के पास झुकते इसके कान की लौ को दांतों में दबाते कहा था। एक बार फिर से वो सिसकी थी। मुफाता ने आंसू बहाती आंखों से देखा था इसे। वो कैसे इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा था अपनी हवस पूरी करने के लिए। रूम में चलो मुफाता, अरबत सिकंदर इन नम आंखों के गिले शिकवे मिनटों में दूर कर दूंगा, अपनी मोहब्बत के रंग तुम्हारे वजूद में भरकर। इसने इसकी आंखों में हजारों गिले शिकवे देखते कहा था और फिर इसके माथे पर लब रखे थे। पापा प्लीज़ अरबत, हनी जाग जाएगा, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी फिलहाल। अपनी डोलती डूबती सांसों को इसके हर लम्स के बाद सिमटते इसने कांपते होठों से इल्तिजा की थी। थोड़ी देर पहले वाला सारा अटलपन कहीं दूर चले गया था। मुझसे ऐसी इल्तिजा मत क्या करो जिसमें तुम्हारी दूरी हो मुफाता अरबत सिकंदर। इसने इसके तरतराते लबों पर अपने लब रखकर रब करते भारी गंभीर लहजे में सरगोशी की थी। इसकी आवाज़ में शिद्दत थी, मोहब्बत थी, इल्तिजा थी। मुफाता की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। मम्मा मैं तुमसे कह इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती, अरबत ने इसके गले से दुपट्टा निकालकर इसके होठों पर बांधा था। अगर तुम ये समझ रही हो कि आज की रात तुम मुझसे दूर जाने के मकसद में कामयाब हो जाओगी तो भूल है तुम्हारी। आज की रात अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे सारे हक सौंप कर खुद में कैद कर ना किया तुम मेरा नाम भी अरबत सिकंदर नहीं, ये साथ 4 महीनों का नहीं बल्कि 4 सदियों का भी नहीं ताहयात रहेगा मुफादा अरबत सिकंदर। इसने मध्यम मगर पुख्ता लहजे में कहते मुफादा के छक्के छुड़ाए थे और इसका दुपट्टा इसके मुंह पर बांधा था। वो जो अपने मुंह से दुपट्टा हटाने की कोशिश कर रही थी, अरबत ने अपने एक हाथ में इसके दोनों हाथों को जकड़ते दूसरे हाथ से चंद सेकंड में अपनी शर्ट उतारी थी और मुफादा का रंग पीला पड़ा था इसकी हरकत देखकर। क्या वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने वाला था? मुफादा ने आंखें मींची थी। सख्ती से इसके सामने जो इसकी रही सही इज्जत थी वो भी रेत बनकर उड़ी थी। साथ लेटते हनी को देखते इसने एक इल्तिजा नज़र अरबत पर रोते हुए डाली थी। ना मेरी जान, आज नहीं, आज मैं तुम पर किसी कस्म का तरस खाने वाला नहीं हूँ, कहते इसने मुफाता को उठाकर बिठाते इसके बेहद करीब आते इसके दोनों हाथों को कमर के पीछे करते अपनी शर्ट इसके दोनों बाजों को बांधा था। मुफाता ने इसके सीने पर नज़र दौड़ाते शर्म से रुख मोड़ा था। अरबत ने इसकी कमर में हाथ डाला था। अरबत इसकी कमर पे हाथ डाले इसे बाहों में उठाए कमरे का दरवाज़ा टांग से खोते इसे गेस्ट रूम की तरफ लेकर पड़ रहा था, जबकि वो बुरी तरह से इसे टांगे मारती इसकी गिरफ्त से निकलने के लिए बेचैन थी। मुंह पर दुपट्टा बंधने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और हाथ बंधे होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रही थी। रह गई टांगे तो वो इतनी ज़ोर से चला रही थी कि अरबत ने गुस्से से इसे घूरा था। अब अगर तुमने मज़ीद उछलने की कोशिश की तो सच में यही ज़मीन पर गिरा दूंगा, फिर तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों की परवाह किए बगैर अपना मकसद हासिल कर लूँगा। और तुम जानती हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। तुम क्या, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। आई समझ? गुस्से से पंकारते हुए कहा था इसे और फिर गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलते इसे बेड पर लिटाया था। मुफाता की सुर्खी मायल आंखों से आंसू अब झरनों की तरह बहने लगे थे। अरबत ने इसके चेहरे पर झुकते इसके आंसू पर बारी बारी लब रखे थे। क्यों तकलीफ दे रही हो इन खूबसूरत आंखों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? अरबत ने इसकी नाक के साथ नाक रब करते इसके गाल को अंगूठे से रब करते कहा था। मुफादा ने अपने चेहरे का रुख मोड़ते इसकी सांसों से बचने की कोशिश करते तलखे से आंखें फेरी थी। किस बात की जिद है जान अरबत? इस बात की कि तुमसे ज़बरदस्ती की कोशिश की, या इस बात की कि तुम्हारे इस रात एतबार नहीं किया? अगर इनमें से किसी बात को लेकर मुझसे बदगुमान हो तो एक मौका दो, सारी बदगुमानियों को, सारे गिले शिकवों को दूर कर दूंगा। इसके भारी गंभीर लहजे ने मुफादा की हालत गैर की कर दी थी। इसकी आंखों में उतरते नशे ने, इसके जज्बात ने मुफादा को हिलाकर रख दिया था। वो तो इसको खुद से दूर करने वाली थी, इसके हाथ नहीं आने वाली थी और वो अब इसके रहम व करम पर थी। वो सितमगर था, इसने पहले क्यों ये नहीं सोचा था? ना चाहते हुए भी इसकी नज़रें इसके बगैर शर्ट के सीने पर टिक गई थी। चौड़े तवाना कंधे, मजबूत तवाना सीना,
اس کا حلق خشک ہوا تھا، اس کا سحر ہی اتنا شدید تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کو بغیر شرٹ کے دیکھا تھا، اور وہ بھی وہ شخص جو اس کے نکاح میں تھا اس کے بے حد قریب تھا۔ اس نے گھبرا کر اربد کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں جذبات کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، اور اس نے ایک بار پھر سے گھبرا کر آنکھیں جھکائی تھی۔ ان آنکھوں میں ڈر، خوف، وحشت، شرم، جھجک کیا کیا نہیں تھا۔ معصوم ڈری روئی آنکھیں اربد کی روح کھینچنے لینے کو کافی تھی۔ مفادہ، اربد کی آواز میں سحر تھا۔ مفادہ کی نظریں اٹھی تھی، اس کے بال اس کے ماتھے پر بکھرے تھے، گھنی سیاہ پلکیں مڑی ہوئی تھی، پتلی کھڑی مغرور ناک اور گھنے بالوں کے ہم رنگ ہلکی سی بیئرڈ، اور اس پر سرخی مائل سفید رنگ۔ بے شک وہ حسن کا شاہکار تھا، اور اگر وہ اس کے ساتھ یہ سب نہ کرتا تو آج مفادہ اور وہ ایک دوسرے کے رنگ میں اپنی محبتوں کو رنگتے۔ وہ مبہوت ہوئی نم پلکوں سے دیکھ رہی تھی اسے، جب اس نے ایک بار پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر کیا تھا اور خود اس کے نیچے آیا تھا، اور یہ چند منٹوں کا کھیل تھا۔ مفادہ کا روم روم کانپ اٹھا تھا اس کی اس حرکت سے۔ اس نے اس کی کمر کے پیچھے دونوں ہاتھ لے جاتے اس کے ہاتھوں پر بندھی اپنی شرٹ کو کھولنا شروع کیا تھا، ایک ہاتھ سے، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ تمہاری خوشبو بہت جان لیوا ہے، مجھے فکر ہو رہی ہے میں اس کا عادی نہ ہو جاؤں۔ اربد نے اس کے ہاتھ کو کھولتے اس کے گردن میں سانس لیتے اس کی نم گردن کی خوشبو اپنی سانسوں میں کھینچتے مدھم سرگوشی کی تھی، اور پھر اپنا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جاتے اس کی زپ پر انگلیاں رکھی تھی۔ اپنی گردن کی پشت پر اس کے انگلیوں کی چھوان کو محسوس کرتے، کانپتے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھتے، وہ پوری ہمت جمع کرتی، اس کے اوپر سے پیچھے ہٹتی، اس سے دور ہٹی، بیڈ سے اٹھی تھی، پھر سکسیاں لیتی آواز کے ساتھ کانپتے ہاتھوں سے اپنے منہ پر بندھا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی مفادہ؟ اس کے دور جانے پر بدمزہ ہوتے اس نے اٹھ کر اسے گھورتے اس کے سر پر پہنچتے کہا تھا، بس بہت ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی کلائی جکڑتا وہ اس سے چند قدم دور ہوتی چلائی تھی، میرے قریب آنے کی، مجھے چھونے کی اب کوشش بھی مت کرنا۔ اربد سکندر، کیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے؟ ایک بیکار چیز؟ تم اتنی خوبصورت کیوں ہو مفادہ؟ جب بھی میں تمہیں دیکھتا ہوں دل کرتا ہے دیکھتا رہوں، پھر دل کرتا ہے تمہیں چھو لوں، تمہیں محسوس کروں، تمہاری خطبت میں اپنی دھڑکنوں کے رقص کو سنوں۔ تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے چہرے پر جھکتا پھر سے سرگوشیاں کرنے لگا تھا۔ اس کی خمار آلود بھاری آواز، اس کی تشنگی مفادہ نے محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس کو خود سے ایک بار پھر سے دور کرتی، وہ تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، ایک بار پھر سے گھونٹ گھونٹ اس کی سانسوں کو کسی امرت جل کی طرح پیتے، اپنی شدتوں کو اس میں اڈیلتے، وہ پھر سے اس کی سانسوں کی روانی کو بڑھا گیا تھا، اپنی خوشبو کو اس کی سانسوں میں بساتے وہ اسے بس محسوس کر رہا تھا اور خود کو اسے محسوس کروا رہا تھا۔ مفادہ جو گننے کو تھی اس کی شدت اس کے عمل سے ہاتھ بڑھا کر اپنے دونوں ہاتھ کو اس کے سینے پر جمایا تھا اور سسکی تھی، اب کہ اس کا لمس اتنا شدید اور جان لیوا تھا کہ وہ اپنی ہمت برقرار نہ رکھ سکی تھی اور بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھتے وہ اس پر رحم کھاتا، اس کے ہونٹوں کو بخشتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑتے لمبے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی جذبات کے نشے میں بھیگی بھاری آواز مفادہ کی سانسوں کو مزید تیز کر گئی تھی۔ تمہارے ہوتے ہوئے مفادہ کیسے ٹھیک رہ سکتی؟ اربد سکندر، میرا جسم چاہیے نا تمہیں؟ تو لو، بجھا لو اپنی پیاس، اپنی تسکین پوری کر لو۔ اس نے اس سے دور ہوتے ہچکیاں لیتے اور کانپتے وجود کے ساتھ اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر اپنی زپ نیچے کرتی کہا تھا، اور وہ جو غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس کے دور جانے پر اس کو خود کی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ میں نے سب کچھ سوچا تھا، مگر اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرا نصیب، میرا شوہر ایک ہوس پرست اور نفس کا تابع انسان ہوگا۔ اس نے دونوں کاندھوں سے شرٹ سرکاتے روتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں پہ رکھتے کہا تھا۔ اربد کے ہاتھ اس کے کندھوں پر لرزے تھے اس کے لفظوں سے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے مفادہ کی طرف دیکھا تھا، وہ اسے ہوس پرست اور نفس کا
ताबे कह रही थी। मुफादा, क्या तुम मुझ पर फजल नहीं कर सकती? वो फजल जो गुनाहगार बंदे पर किया जाता है। इसने मदद तलब नज़रों से कहा था। इसकी आवाज़ में लर्जिश थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम अरबत सिकंदर इसके काबिल नहीं हो। चलो अरबत सिकंदर, करो अपनी ख्वाहिश पूरी। क्या हुआ? ऐसे नहीं, शर्ट भी उतार दूं? लो, खेल लो मेरे जिस्म के साथ। मुफादा ने शर्ट उतारने के लिए अपने हाथ शर्ट पर रखे थे जब अरबत ने सख्ती से इसके हाथों को पकड़कर इसे रोका था। तुम्हें मेरी मोहब्बत नफ्स परस्ती लग रही है? मेरा लम्स हवस ज़दा लग रहा है? ज़रा भी मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें मेरी सांसों को चुनने पर? तब जब तुम मुझ में सांसें ले रही थी तब भी नहीं? इसने झटके से इसे करीब खींचते, इसकी शर्ट का कांधों से ठीक करते, इसकी जिप ऊपर चढ़ाते, इसकी बाजू को दबोचते शदीद तैश में पूछा था। हा हा हा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये मोहब्बत के जंगल में मुफाता अरबत फंस जाएगी? कुछ घंटों पहले तुमने ही अरबत सिकंदर मुझसे कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, मुझसे अट्रैक्शन है या फिर मेरी एडिक्शन है। तो फिर अब ये मोहब्बत का ढौसला क्यों? तो सुनो अरबत सिकंदर, तुम मेरी नज़रों में हर गुजरते पल के साथ गिरते जा रहे हो। तुम जैसे शख्स को मैं एक नज़र प्यार भरी मार ना मारूं और तुम मुझसे मोहब्बत महसूस होने की चाह लगाए बैठे हो। अरबत सिकंदर, तुम मेरे जिस्म पर अबूर हासिल कर सकते हो मगर मेरे दिल के हुक्मरान कभी नहीं बन सकते। वो अपना वजूद इसकी गिरफ्त से आज़ाद करती, उंगली उठाकर इसके चेहरे पर इसकी मोहब्बत इसके लम्स के तमाचे मार रही थी। इसके लफ्ज़ों में जहर महसूस करते अरबत ने नज़र उठाकर इसे देखा था। कितना जहर था इसके लफ्ज़ों में। इसे अपना आप मरता महसूस हुआ था। वो जो इसे अपनी मोहब्बत सौंपते जा रहा था, इसकी गलत फहमियाँ दूर करने जा रहा था, अपने रंगों में इसे भिगाने जा रहा था। वो इसे और इसकी मोहब्बत को हवस परस्ती का नाम दे रही थी। मुफादा, जो हुआ इसको साइड पर रखकर एक बार मेरी बात, इसने बेबसी से देखते इसको कहा था। अब वो इससे उलझना नहीं चाहता था, इसकी गलत फहमियाँ दूर करना चाहता था। 2 कदम इसके करीब होना चाहता था मगर वो उछल कर दूर हुई थी, बहुत दूर। अरबत को लगा था जैसे रेत इसके हाथों से फिसल गई हो। दूर रहो मुझसे, बहुत दूर। तुम क्या थे, क्या हो, ये मुझे अच्छे से पता चल चुका है। अगर तुम मुझसे अपनी तस्कीन हासिल करना चाहते हो तो कर लो, मगर मुझसे अपने हक़ में मोहब्बत की तलब कभी मत रखना। तुम आज भी मेरे लिए जिस्म नोचने वाले भेड़िए और कल भी यही रहोगे। इसने दो टोक लहजे में कहा था। बहुत बोल रही हो ना तुम। मिनटों सेकंडों में मुझे भेड़िया बना दिया तुमने। अरे, भेड़िया वो होता है जो रग रग का पानी पीता है, खून पीता है, रंग रंग के जिस्मों का मज़ा चखता है। बहुत गलत इमेजिन कर लिया तुमने मुझे। हर लड़की के लिए अरबत सिकंदर नहीं तड़पता, और जहाँ तक बात जिस्मों की है ना, तो तुम में कोई सुरखाब के पर नहीं लगे। मुफादा बीबी, हज़ारों जिस्मों से खेल सकता हूँ, कौन रोकने वाला है मुझे? मगर इस दिल ने हमेशा से एक ऐसे दिल की चाहत की थी जिसके लिए रूह बेचैन हो जाए। जो कुछ गलत करने लगे तो इसे अपने गुस्से, अपने अमल से छिपा कर महफूज कर लो। तुम्हारे वास्ते मेरे दिल में जज्बात बड़े लाउबाली हैं। तुम्हें खुद से भी छुपा कर रखना चाहता हूँ। हाँ, गलती हुई मुझसे, गलती गलत वक्त पर गलत कर बैठा। हालांकि मुझे चाहिए था तुमसे निकाह करके तुम्हें बहुत कुछ समझाता, तुम्हें इस खबीस शख्स से दूर मैं इस तरह भी तो कर सकता था, मगर मुझसे गलत हुआ। मगर अब तुम्हें मैं बताऊंगा मुफादा, अरबत सिकंदर की मोहब्बत क्या है, अरबत सिकंदर का लम्स, इसकी तशनगी क्या है। ऐसी मोहब्बत की मार मारूंगा तुम्हें कि तुम्हारी शिफा मेरा लम्स होगा। इसको बाजू से पकड़ते, झिंझोड़ते हुए इसकी आंखों में देखते बड़े सर्द लहजे में कहा था इसने। फिर बेड से अपनी शर्ट उठाते, एक नज़र सिल्वर ज़दा चादर को देखते इसने शर्ट पहनी थी। शर्ट के बटन बंद करते इसकी जानिब बढ़ा था। एक और बात याद रखना, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि तुम्हें मुझसे फरार मिल जाएगा 4 माह बाद, तो ये तुम्हारी भूल है। बहुत शौक़ था ना तुम्हें आलम से निकाह करने का। याद रखना मुफादा, अरबत सिकंदर तुम्हारी हवा भी नसीब नहीं होने दूंगा इसे। इसकी गर्दन में हाथ डालते, इसकी शहरक पर बुरी तरह से बाइट करते इसने अपना झुलसता लम्स छोड़ा था। मुफादा को लगा था इसकी जान हथेली पर आ गई है। क्या कुछ नहीं था इसके इस झुलसते जानलेवा लम्स में। नम आँखों की पुतलियों से इसने इसकी जान
ने शिकवा कुनाने नज़रों से देखा था। अब से तुम्हें मेरा नाम मिलेगा मगर मेरी मोहब्बत कभी नहीं। जिन पलों को तुमने अपने हाथों से उजाड़ा है, इन पलों में तुम कभी हंस नहीं सकोगी। अब मुफाता अरबत सिकंदर। इसके जिस्म से रही सही जान पी खींचते इसको झटके से दूर करते वो कमरे से बाहर निकला था। इसके जाने के बाद वो ज़मीन पर बैठी चली गई थी। इसने कांपते हाथ से गर्दन से निकलती बूंद को उंगली की पोर पर चुना था। इसका लम्स अब भी दहक रहा था इसकी गर्दन पर। इसकी सांसों की खुशबू, इसके तेज़ मसूर कन परफ्यूम की खुशबू इसके जिस्म के इर्द गिर्द लिपटी हुई थी। इसने डुबडुबाती नज़रों से घड़ी की तरफ देखा था जो सुबह के 3 बजा रही थी। वो इस वक्त कहाँ गया था? इस सब के बावजूद भी इसे इसकी फ़िक्र थी। अपनी रही सही हिम्मत को जमा करते इसने खड़े होते खिड़की की तरफ बढ़ते पर्दा हटाकर देखा था जहाँ से अरबत की गाड़ी स्पीड से निकली थी। वो कदम पीछे लेती बेड पर गिरी थी औंधे मुँह। या अल्लाह, अरबत की हिफाजत करना, रोते हुए इसने दुआ की थी और फिर मैट्रेस में मुंह दिए पूरी शिद्दत से रोने लगी थी। करम बख्त एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था जब रास्ते में इसकी गाड़ी ख़राब हुई थी। क्या मुसीबत है यार, मीटिंग में कुछ ही वक्त रह गया है और तुम ये सब गाड़ी चेक करके नहीं निकल सकते थे? करम बख्त ने गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलते ड्राइवर को डांटते हुए कहा था। सर, मैंने चेक की थी, पता नहीं कैसे, कि आप बस मुझे 2 मिनट दें, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर ने कहते गाड़ी का बोनट खोलते इसको चेक करने लगा था। जल्दी देखो, करम बख्त गुस्से से कहते फ़ोन पर नंबर मिलाने लगा था। रुख मोड़कर करम बख्त को रुख मोड़कर नंबर मिलाते देखकर ड्राइवर ने चुपके से मोबाइल निकाल कर किसी नंबर पर मिस कॉल की थी। हाँ ठीक है, मैं बस 10 मिनट तक पहुँचता हूँ, तुम फिक्र। आधे लफ्ज़ मुंह में ही रह गए थे जब किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रखा था और करम बख्त होश व हवास से बेगाना हुआ था और 2 अफराद ने इसे खींचते हुए वैन में डाला था। ये लो तुम्हारा मुआवजा, आगे क्या करना है तुम्हें याद है? जैन ने एक भारी खाकी लिफाफा ड्राइवर की हथेली पर रखते कहा था। जी सर, याद है, आप बेफिक्र रहें, ड्राइवर ने कहते गाड़ी का बोनट बंद किया था और फिर लिफाफा जेब में डालता गाड़ी में बैठता घर की तरफ रवाना हुआ था। दूसरी तरफ अनीस सदाकत एयरपोर्ट की पार्किंग से निकलने लगा था जब किसी ने इसकी गर्दन के पीछे हिस्से पर एक भारी गन मारी थी। वो बर्दाश्त नहीं कर सका था और होश से बेगाना हुआ था। इसे भी बड़ी महारत से वैन में डालकर एक मखसूस मुकाम पर भेज दिया गया था। करम बख्त और अनीस सदाकत को शहर के मशहूर होटल के मुख्तलिफ कमरों में भेज दिया गया था जहां इनके साथ वो घिनौना खेल खेला जाना था जिसकी खबर इनके फलक तक को ना होनी थी। ड्राइवर, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारी गाड़ी को कोई बहुत देर से फॉलो कर रहा है, मदिया ने ड्राइवर से कहा था। जी बीबी जी, मैं भी यही नोट कर रहा हूँ, आप रुके, मैं देखता हूँ, ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड आहिस्ता करते कहा था। अरे छोड़ो यार, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो रही है, दफ़ा करो जो भी है, सबा ने कहा था। नहीं तुम रुको, मैं देखती हूँ कौन है, मदिया ने कहा था और फिर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी थी। इनकी गाड़ी रुकते ही मदिया और सबा गाड़ी से उतरी थी जब भी सामने की गाड़ी में से भी 4 नकाबपोश उतरे थे। सबा और मदिया डर के पीछे हुई थी। कौन हो तुम लोग? ड्राइवर आगे बढ़ा था जब इसकी दोनों टांगों पर एक नकाबपोश ने फायर किए थे। ओ, वो वही, दर्द से चिल्लाता ढेर हुआ था जबकि बाकी 2 नकाबपोशों ने मदिया और सबा को बालों से पकड़कर खींचते हुए गाड़ी में फेंका था और वो चिल्लाती हुई खुद को बचाने की कोशिश करने लगी थी जब इनके मुंह पर थप्पड़ पड़े थे और फिर इनके हाथ बांध दिए गए थे और इनके मुंह पर टेप लगा दी गई थी। इन दोनों ने बेबसी से एक दूसरे की तरफ देखा था। कुछ मिनटों की ड्राइविंग के बाद इन्हें अलग अलग बंद कमरों में भेज दिया गया था। हेलो सर, काम हो गया है, आप कब तक पहुंचेंगे? जैन ने हाशिम मेहताब को कॉल करके कहा था। बस 10 मिनट तक, मदिया मेरे कमरे में मौजूद है ना? हाशिम मेहताब ने तस्दीक चाही थी। जी सर, मेरा ज़रा दिल नहीं कर रहा था इसे आपके कमरे में छोड़ने को। वो बहुत खूबसूरत है, सबा से भी ज़्यादा खूबसूरत, वो बिल्कुल सोफ़िया जैसी है। मुझे तो इसे देखते यूँ लगा जैसे सोफ़िया तस्वीर से निकलकर बाहर आ गई है, इसने कमीनगी से सर्द आहें भरते कहा था।
ہاں وہ بہت خوبصورت تھی، اور مدیحہ بھی تو صوفیہ کے خاندان کا ہی خون ہے، وہ کیوں نہ خوبصورت ہوگی؟ اسی لیے تو کہا ہے کہ وہ صرف اور صرف میرے ہاتھوں میں ہی مسمار ہوگی، جیسے صوفیہ ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ایک فلک شگاف کے کا لگاتے اس نے کہا تھا اور فون رکھا تھا۔ چلو جب تک ہاشم مہتاب سر نہیں آتے تب تک میں تو اپنے کام پر لگوں۔ ہائے کتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہے، کتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے، کہتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور پھر کمرے میں گھسا تھا۔ کون ہو تم؟ صبا نے گپ اندھیرے کمرے میں کسی کے قدموں کی چاپ اور اپنے قریب آتے دیکھ کر ڈر کے مارے دیوار کا سہارا لیتے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ کرم بخت مدیحہ کا باپ، تمہارا بیسٹ فرینڈ کا باپ۔ اس کے کانوں میں کرم بخت کی آواز گونجی تھی۔ انکل آپ، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اور مدیحہ کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور پھر ہمیں الگ الگ جگہ لے گئے ہیں۔ میں یہاں ہوں اور مدیحہ کا نہیں پتہ وہ کہاں گئی، پر پلیز انکل اسے ڈھونڈیں۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ زین نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ سامنے سے پکڑ کر کھینچ کر پھاڑ دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے زین کے ہاتھوں کو خود سے دور کرتے پیچھے ہوتے کہا تھا، جب اس نے پوری قوت سے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کرتے اس کے پیچھے کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کے ہونٹ کا کونا پھٹا تھا۔ تجھے کیا لگتا ہے میری بیٹی کو محبت کی شادی پر اکسا کر تو مجھ سے بچ جائے گی؟ میں آج تجھے تباہ و برباد کر دوں گا، اپنی رکھیل بنا کر تجھے ہر رات نہ تڑپایا تو میرا نام بھی کرم بخت نہیں۔ زین نے منہ ہلاتے کہا تھا۔ زین صرف منہ ہلا رہا تھا، کمرے میں آواز کرم بخت کی گونج رہی تھی، اندھیرے میں بنتے سائے ریکارڈ کیے جا رہے تھے۔ نہیں انکل پلیز، میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں، پلیز مجھ پر رحم کرے پلیز۔ صبا نے ہاتھ جوڑے تھے، خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، مگر زین بے حس بنا اسے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ اس کی پھٹی قمیض اس کے جسم سے الگ ہو چکی تھی، وہ سسکیوں سے روتی اس کے چنگل سے آزادی کی التجائیں کر رہی تھی، اس سے مدد طلب کر رہی تھی، مگر نہ زین کو ترس آ رہا تھا اور نہ ہی آنا تھا۔ اس کی سسیوں سے ڈسٹرب ہوتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے وہ پوری طرح اس پر قابض ہوا تھا۔ اس کے معصوم وجود پر اپنی ہوس کے بقا تحریر کرتے اسے چند منٹ لگے تھے۔ چند منٹوں میں اس کی عزت اور اس کی حرمت کی دھجیاں بکھیر کر وہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ اب کسی زندہ لاش کی طرح بے سدھ پڑی تھی، برہنہ جسم لیے۔ زین نے اس کے اوپر سے اٹھتے لمبے لمبے سانس لیتے اس کے جبڑوں کو دبوچ کر اس کے منہ کو ادھر ادھر ہلایا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس کی سانسیں جل رہی تھی۔ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کی گردن کی مخصوص رگ کو دبایا تھا۔ وہ جو تھوڑی بہت ہوش میں تھی وہ بھی بیگانہ ہوئی تھی۔ اس نے پھر موبائل اٹھایا تھا، ایک مخصوص نمبر پر میسج کر کے کمرے کی لائٹس آن کرتے سگریٹ سلگاتے وہ کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ بغیر شرٹ کے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے لمبے لمبے کش بھرتے سگریٹ پھونکی تھی اور پھر پیچھے مڑا تھا، صبا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کی زیادتی کے نشان تھے، نہ صرف چہرے پر بلکہ پورے جسم پر اس کی ہوس کے نشان تھے۔ زین نے اس کے برہنہ جسم کو دیکھتے نظریں جھکائی تھی، اس کا دل عجیب طرز پر دھڑک رہا تھا۔ آج تک اس نے بہت کچھ برا کیا تھا، چوری، ڈکیتی، قتل، گھپلا، مگر کبھی کسی کی عزت نہیں نوچی تھی۔ آج وہ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ کسی معصوم لڑکی کی عزت حرمت سے کھیل گیا تھا۔ گناہ کے بعد پچھتاؤں کا جال بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، تب جب سب کچھ ٹھنڈا ہو چکا ہو، اور یہ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جو قبر تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ بے شک وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر اس کی سادگی، اس کی پاکیزگی، اس کے چہرے پر نور، وہ بہت معتبر تھی، جسے اس نے ناپاک کر دیا تھا۔ کیا وہ کبھی خود کے سامنے بھی سرخرو ہو پائے گا؟ وہ قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا، اس کی گردن سے ذرا نیچے اپنے دیے گئے زخم کے نشان پر انگوٹھا رکھا تھا، پھر انگوٹھا نیچے لے جاتے اس کے دل کے مقام پر انگوٹھا رکھا تھا، اس کے مدھم سست پڑتی سانسوں کی ڈور محسوس کرتے اس کا ہاتھ بری طرح سے کانپا تھا، ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہوا تھا وہ۔
اس نے اس کے لٹے کی مانند سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا وہ مرنے والی تھی؟ وہ 2 قدم اور پیچھے ہوا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہوا تھا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ چند قدم دور ہوتے وہ روم میں بنے صوفے پر ڈھہ گیا تھا۔ پھر ہمت مجسمہ کرتے قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس کے جسم پر کمفرٹر کھینچ کر ڈالا تھا۔ اسی اثنا میں 2 لوگ کرم بخت کو اندر لے کر آئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے انہوں نے بے ہوش وجود لیے کرم بخت کو برہنہ کر کے صبا کے قریب بیڈ پر لٹایا تھا، پھر دونوں کے اوپر کمفرٹر ڈالتے مختلف زاویوں سے ان کی تصویریں کھینچی تھی۔ زین نے اپنا رخ دوسری طرف موڑتے جلدی سے اپنا شرٹ پہنی تھی اور باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے، جیسے اس کے حلق میں کوئی آگ انڈیل رہا ہے۔ اسے اپنے پاؤں کے تلوے جلتے محسوس ہو رہے تھے، اسے اپنا دل کسی پٹی کے لاوے میں جھلستا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ تمہاری ہونے والی منگیتر کی عزت دی مرائش ہوٹل کے کمرہ نمبر 315 میں لوٹنے والی ہے۔ بچا سکتے ہو تو بچا لو اسے۔ اس نے میسج ٹائپ کر کے صفی کے نمبر پر سینڈ کیا تھا۔ وہ ایک کی عزت کے ساتھ کھیل چکا تھا، مگر وہ مدیحہ کو دوسری صوفیہ نہیں بننے دے سکتا تھا۔ وہ شیطان بننے کے بعد فرشتہ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو سر، کہاں ہیں آپ؟ اس نے خود کو نارمل کرتے ہاشم کو فون کیا تھا اور اس سے پوچھا تھا، بس یار آج تو ٹریفک بھی اینڈ لیول پر تھی، ابھی ہوٹل کے پارکنگ تک پہنچا ہوں۔ ہاشم مہتاب نے گاڑی میں سے نکلتے آنکھوں پر گلاسز چڑھاتے کہا تھا، سر آپ بھی گاڑی میں ہی بیٹھ جائیں، اندر کچھ پولیس انسپکٹر راؤنڈز پر ہی ہیں، شاید سیکورٹی چیک کر رہے ہیں۔ جیسے ہی میں آپ کو ارے چھوڑو یار، یہ انسپکٹر بھی میرے ہی خریدے ہوئے ہیں، ان سے کیا ڈرنا۔ میں تم سے ٹھیک 1 گھنٹے تک ملتا ہوں، تمہارا کام ہو گیا نا؟ اس نے ناک سے مکھی اڑاتے پوچھا تھا۔ جی جی جی، اس نے لڑکھڑاتے لفظوں کا سہارا لیتے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری آواز میں عجیب سا تاثر کیوں مل رہا ہے مجھے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاشم مہتاب اسی لمحے چوکنا ہوا تھا۔ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنا کام اچھے سے کر چکا ہوں، اب آپ کی باری ہے، آپ جیسے ہی اپنا کام کر لیں مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ انیس صداقت کو مدیحہ کے ساتھ لٹا دیا جائے گا اور سب کو تاثر یہ ملے گا کہ انیس صداقت نے اپنے حریف کی بیٹی کی عزت چھین لی۔ اس کی بات کاٹتے ہاشم مہتاب ہنسا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں آپ سے؟ زین جان بوجھ کر اسے باتوں میں لگا رہا تھا۔ ہاں پوچھو، ہوٹل کی لابی سے گزرتے ہاشم مہتاب نے کہا تھا۔ سر اگر یہ سب کچھ مکمل ہو گیا جیسے ہم نے سوچا ہے، پھر اس کے بعد اس کا آخر کیا ہوگا؟ زین کی آواز بے لچک تھی۔ اس کا آخر ہاشم مہتاب کی خوشی ہوگی، اس کی جیت ہوگی، جو برسوں سے اسے نہیں ملی۔ بہت مزہ آئے گا مجھے انیس صداقت اور کرم بخت کی عزت کی دھجیاں اڑاتے دیکھ کر، ان دونوں کا غرور خاک میں ملتا دیکھ کر، ان کے خاندانوں کی عزتوں کو نیلام ہوتے دیکھ کر۔ وہ گہری ہنسی ہنسا تھا۔ اور سر؟ یار پلیز، باقی باتیں بعد میں، ابھی میں بہت فریش ہوں اور یہ فریشنس میں اسی پر لٹانا چاہتا ہوں، کہتے اس نے کھٹاک سے فون بند کیا تھا۔ زین نے فون کی طرف دیکھا تھا۔ صفی کو میسج کیے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ کانپتا جسم کے ساتھ اپنی گاڑی تک آیا تھا۔ گاڑی کا رخ اس نے ہوٹل کے داخلے دروازے کی طرف کرتے اس پر نظریں گاڑی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا، اب وہ بری الذمہ ہو چکا تھا۔ اب اگر مدیحہ کی قسمت میں ہوتا تو وہ بچ جاتی، اور اگر نہ ہوتا تو وہ بھی دشمنی کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ سب کچھ سوچ سے اس نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تھے۔ صبا کا زخمی وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ اس نے شدت سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے خود کو بے بس اور زانی محسوس کیا تھا۔ اس سے اچھا تو وہ کسی کا قتل کر دیتا۔ آج اس کی گناہوں کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہوا تھا اور وہ زانی ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو اتنا تیار ہو کر؟ تیمور نے پوچھا تھا صفی سے۔ بتا دوں گا واپس آ کر، فی الحال کوئی اچھی سی پرفیوم دکھاؤ۔ صفی نے اس کے ڈریسنگ مرر کے سامنے رکتے پرفیومز میں سے ایک اٹھاتے کہا تھا۔ نہیں، یہ والی نہیں، ساتھ والی، اس کی خوشبو بہت جان لیوا ہے، لڑکی خود پاس آئے گی چل کر، تیمور نے کہا تھا۔ بکواس بند کر، تجھے لگ رہا ہے میں ڈیٹ پر جا رہا ہوں؟ اس نے تیمور کو گھورتے کہا تھا۔
शक्ल से तो यही लग रहा है, तैमूर ने इसको सर से लेकर पांव तक देखते कहा था। वानी तुम्हारे अब्बा को जासूस होना चाहिए था, फजूल में लॉयर बन गया है, सफ़ी ने एक साला बेड पर लेटी वानिया को उठाते चटाचट प्यार करते कहा था। बात बदलने का हुनर मुझे तुमसे सीखना चाहिए, तैमूर ने वानिया को खिलखिलाते देखते कहा था। और खोजने का हुनर मुझे तुझसे, इसने वानिया को दोबारा से बेड पर लिटाते कहा था। शर्म क्या कर और मुझसे तमीज़ से बात किया कर, 3 साल बड़ा हूँ तुझसे, तैमूर ने इसे घिरका था। वॉट एवर, सफ़ी ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। वैसे तैमूर, कल शाम तुम किस लड़की के साथ से? कमरे में आती खूबसूरत सी ब्रिटिश भाभी को देखते इसने इंग्लिश में कहा था और फिर आंख विंग करते दौड़ लगा दी थी बाहर के लिए। इससे पहले कि तैमूर उठकर बाहर भागता, सफ़ी के पीछे इसके कानों में बारीक खूबसूरत आवाज़ पड़ी थी। कल तुम कहाँ थे रात को? बिस्मा ने घूरते पूछा था। यार कल संडे था, कल तो मैं सारा दिन तुम्हारे साथ था, तुम भी इस खबीज की बातों में आ गई, इसने सफ़ी पर लानत भेजते इसे कहा था। मुबादा इसकी बीवी इससे नाराज़ ही ना हो जाए। ओ हाँ, ये सफ़ी भी ना जानबूझकर ऐसी शरारतें करता है, इसने अपने लंबे घुंघरियाले बालों को ढीले से जूड़े में बांधते कहा था। खुले रहने दो ना जान, तैमूर ने इसकी शफाफ गर्दन नजर आते इसके पास जाते कहा था और इसको पीछे से सीने से लगाते इसकी चमकती तूतियाँ गर्दन पर लब रखे थे। बिल्कुल नहीं, अभी बहुत सारे काम हैं, वॉशिंग करनी है मुझे, आप वानी का ध्यान रखिएगा, कहते वो इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद करवाती कमरे से बाहर निकली थी कि कहीं इसके मियाँ का रोमांटिक मूड फिर से ऑन ना हो जाए। चलो बाबा की जान, आपकी मम्मा से लिफ्ट तो हम रात को लेंगे, फिलहाल आपसे पारी कर लें, तैमूर ने झुककर इसके फूले गालों पर लब रखे थे। वो लश पश तैयार सा होकर अपनी मेहरान में आकर बैठा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके दिल की मुराद इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी और किस्मत की देवी इस पर इतनी जल्दी मेहरबान होगी कि करम वक्त खुद मदिया का हाथ इसके हाथ में दे देगा। मगर अभी भी वो थोड़ा सा नर्वस था। अपने घने बालों में हाथ चलाते इसने गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई थी कि इसके मोबाइल पर मैसेज बीप हुई थी। शायद सबा का हो, कहते इसने मैसेज ओपन किया था, मगर वहाँ मौजूद किसी अननोन नंबर से मैसेज देखते इसने मैसेज पढ़ा था। मगर मैसेज पढ़ते इसके हाथ पांव फूल गए थे। क्या वो वाकई मुसीबत में थी या फिर कोई इसे इसके रास्ते से हटा रहा था? नहीं, वो कैसे मुसीबत में हो सकती है? इतने बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी को कोई ऐसे ही अगवा नहीं कर सकता, और फिर इससे साथ तो गार्ड्स की फौज होती है। नहीं, ये ज़रूर कोई प्रैंक होगा, मुझे सीधा उनके घर ही जाना चाहिए, कहते इसने गाड़ी स्टार्ट की थी और करम बख्त की हवेली की तरफ गाड़ी मोड़ ली थी। जैन कब से इसका इंतज़ार कर रहा था मगर वो नहीं आया था। इसने घड़ी पर वक्त देखा था। हाशिम मेहताब को गए 5 मिनट होने वाले थे। क्या इसने अपना काम कर दिया होगा? इसने हाथ का मुक्का बनाकर माथे पर मारते कहा था। नहीं, मुझे लगता है मुझे एक बार वहाँ जाकर देखना चाहिए, हो सकता है मदीहा सच में मुसीबत में हो, कहते सफ़ी ने गाड़ी का रुख होटल की तरफ किया था। ठीक 2 मिनट की ड्राइविंग के बाद सफ़ी की गाड़ी पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी, जिसे जैद ने देखते एक भारी सांस हवा के सुपुर्द किया था और अपनी गाड़ी को हवा में उड़ाता गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़े अपने पासपोर्ट और टिकट पर नज़र जमाते एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मदीहा हिचकियों से रो रही थी। बेचारी बच्ची, छी छी, हरी आंखों ने नीम अंधेरे में इसके हिचकोले ले खाते वजूद को देखते कहा था। प्यारी लड़की, हाशिम मेहताब ने आगे बढ़ते इसको बाजू से दबोचते खुद के करीब खड़ा करते कहा था। कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा बाबा? अरे प्यारी लड़की, तुम घर जाओगी? ज़रूर जाओगी, अपने पापा से भी मिलोगी, मगर मुझे खुश करने के बाद, कहते हाशिम मेहताब ने इसको बाहों में भरते इसकी गर्दन पर लब रखे थे। प्लीज़ मुझे जाने दो। मदिया ने अपनी पूरी जान से इसे खुद से दूर फेंका था जब हाशिम मेहताब का सर किसी चीज़ से टकराया था। इससे पहले कि वो होश खो बैठते, चकराते सर को पकड़ते गर्दन को दाएं से बाएं हिलाते इसने झटका दिया था। अब इसे कुछ बेहतर महसूस हुआ था।
इससे पहले कि मदीहा भागते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलती, इसने फिर से इसे दबोचा था। इसके मुंह पर बेतरपे थप्पड़ों की बारिश करते इसको ज़मीन पर फेंका था। बहुत डिस्टर्ब कर रही हो मुझे तो, कहते इसने पास पड़े डेकोरेशन पीस को इसके सर पर मारा था और वो होश व हवास से बेगाना हुई थी। हाशिम मेहताब ने तसल्ली करते कि वो अब होश में नहीं है, इसके बंद लबों पर लब रखे थे और इसके बेजान हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते इस पर झुकता चला गया था। वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता भागता हुआ रिसेप्शन तक पहुंचा था। प्लीज़ मुझे रूम नंबर 315 की चाबी चाहिए जल्दी, इसने कहा था। सॉरी सर, मगर वो रूम पर्सनली बुक है, हम आपको चाबी नहीं दे सकते। हमारे गेस्ट ने सख्ती से कहा है कि हम इन्हें डिस्टर्ब ना करें, रिसेप्शनिस्ट ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा था। देखिए प्लीज़, इस रूम को अनलॉक करना बहुत ज़रूरी है, किसी की इज्जत का मामला है, आपको मेरे साथ ताउन करना पड़ेगा, इसने इल्तिजा की थी। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बकवास कर रहा हूँ पिछले चंद मिनट से। तब आप जाकर इस कमरे को अनलॉक करेंगी जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी मोहब्बत को कुछ भी हुआ तो मैं इस होटल को आग लगा दूंगा, इसने भस्म कर देने वाली नज़रों से चिल्लाते हुए कहा था कि रिसेप्शनिस्ट डर के मारे पीछे हुई थी। अब वो इसकी परवाह किए बगैर तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा था। इसे जल्दी से इस कमरे तक पहुंचना था। सर, थर्ड फ्लोर लिफ्ट में वो घुसा था जब रिसेप्शनिस्ट ने इसके पीछे आती बोली थी इससे। इसके हाथ में चाबियां भी थी। इसने तेज़ी से मंजिल का बटन दबाया था और चंद सेकंड्स में वो थर्ड फ्लोर पर थे। गाड़ी से निकलते लॉबी में से होते हुए भागता हुआ वो कमरे की तरफ बढ़ा था। दाएं साइड के कमरे में से छठा कमरा पर 315 लिखा था। दरवाज़ा खोलो, इसने ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया था। सर की रिसेप्शनिस्ट भी जल्दी से इस तक पहुंची थी और चाबियां इसे दी थी। सफ़ी ने इसके हाथ से चाबियां लेकर कमरे का दरवाज़ा खोला था। कमरे में गुब अंधेरा था। लड़की ने लाइट जलाई थी और सामने नज़र पड़ते शर्म से नज़रें झुका ली थी। सफ़ी ने पथराई आंखों से सामने देखा था और मानो जैसे पत्थर का हो गया था। मदीहा का बरहना जख्मी वजूद इसे किसी कांच की तरह कई टुकड़ों में तोड़ गया था। ये तो अनीस सदाकत हैं, मशहूर बिजनेसमैन, रिसेप्शनिस्ट ने आगे बढ़ते बंधिया के जिस्म पर चादर डालते इसके करीब गैर अखलाकी हालत में लेटे वजूद को देखते कहा था। सफ़ी की आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। सफ़ीर लुकारी को लगा था इसके जिस्म को किसी ने तेज़ धार आरी से काट दिया हो जैसे। प्लीज़ अशल, मेरा हाथ पकड़े, मैं गिर जाऊंगी। वो गिरने को थी। डीप रेड रेशमी लिबास में बाल खुले, दूधिया चमकती रंगत के साथ वो चांद की चांदनी तले खड़ी थी। अशल ने देखा था इसके सर पर गोल चाल चमक रहा है। हल्की हल्की हवा से इसके लंबे सिल्की बाल उड़ रहे थे। इसका चेहरा किसी भी मेकअप से पाक था। हाँ, मगर आंखों में आंसू तैर रहे थे। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में नमी ने अशल को बेचैन किया था। इसने बेकरारी से इसकी आंखों में देखा था। वो लहरों के दरमियान में खड़ी थी, एक छोटे से पत्थर पर। इर्द गिर्द से लहरें आती, इससे टकराती, इसके लिबास को भिगो रही थी। इसके पांव पत्थर से फिसल रहे थे। वो खुद को एक मजबूत कश्ती पर खड़ा एक टक इसे देख रहा था। वो इसे बचाना चाहता था, मगर वो इसको डूबने भी देना चाहता था। वो इसके करीब भी जाना चाहता था और इससे दूरी का भी मुतहम्मिल था। वो इसको ज़िंदा भी रखना चाहता था, मगर वो इसके बनने के सारे असबाब खुद पैदा कर रहा था। अशल, प्लीज़ एक बार हाथ बढ़ाकर मुझे बचा ले। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे आपके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। प्लीज़ मुझे बनने से बचा ले। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, आप मेरा इश्क है। प्लीज़ एक बार मुझे एतबार, प्लीज़ एक बार मुझ पर एतबार, एतबार वो भी तुम पर, जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कालिया अशल सफ़ीर, तुम्हें कभी भी तुम्हारे ज़िंदा होते हुए अशल सफ़ीर का प्यार नहीं मिलेगा। प्यार क्या, एक नज़र करम भी नहीं। इसकी बात काटते इसने चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती लाते कहा था। आप इतने सितमगर क्यों हैं?
اشل میں مر رہی ہوں، مجھے اپنا لم سونپ دے۔ اس نے ہاتھ جوڑتے کانپتے ہونٹوں سے التجا کی تھی۔ ہوا نے اس کے بالوں کو اور اس کے آنچل کو لہرایا تھا۔ مر جو اشل سفیر کو فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پتھر دل ہوا تھا۔ غالیہ کی بے بسی اس پر ہنسی تھی۔ زندگی کی کچھ تھکن آپ پر ہمیشہ حاوی رہتی ہیں، جیسے کہ کسی سے بے انتہا محبت کی تھکن۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے ساتھ جیت تو نہ سکی، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے آنکھوں کے سامنے اپنے گنے چنے سانس ختم کروں گی۔ الوداع روح من، کہتے اس نے بازو کھولتے خود کو ڈھیلا چھوڑا تھا۔ پانی کی ایک بڑی لہر اس سے ٹکرائی تھی۔ غالیہ نے اپنے وجود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ اس لہر نے غالیہ کے وجود کو پرے دھکیلا تھا اور وہ پانی میں گم ہوئی تھی۔ اشل نے دیکھا تھا اس کا دل، اس کی روح، سب کچھ پانی کے بہاؤ میں بہہ گیا تھا اور بچا تھا تو پتھر کے کنارے لٹکا سرخ آنچل۔ اشل کے دل پر جیسے اس کی دوری نے خنجر گھونپا تھا۔ آئی لو یو اشل سفیر، مدھر جھرنوں سی محبت سے لبریز آواز میں کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اشل نے مڑ کر دیکھا تھا، وہی تو تھی وہ کھلکھلاتے ہوئے۔ پھر سے اس نے اس کے کان کے قریب جھکتے اس کے کان کی ہڈی کو کانپتے لبوں سے دانتوں میں پکڑتے دباؤ بڑھایا تھا۔ اشل نے منہ سے نکلا تھا، ہا ہا ہا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک دفعہ پھر سے خود کو لہروں میں ڈبو گئی تھی۔ اشل نے ارد گرد دیکھا تھا، وہ کہیں نہیں تھی، ہاں مگر سرخ آنچل پانی کی اوپر سطح پر بہہ رہا تھا۔ اشل پلیز مجھے بچا لو، اس کے کانوں میں آواز آئی تھی۔ پھر سے پانی کی لہر نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ ڈوب گئی تھی، اس کی آنکھیں نم تھیں، اس کے چہرے پر بے بسی تھی۔ غالیہ، وہ پوری شدت سے چلایا تھا۔ اشل آر یو اوکے؟ احسن نے اٹھتے اس کو کندھے سے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ غالیہ بھائی وہ چلی گئی، وہ اشل سفیر کو چھوڑ کر چلی گئی، اپنی محبت کو چھوڑ کر چلی گئی۔ پسینے سے تر چہرے کے ساتھ اس نے احسن کو خود میں بھینچتے کسی خوف اور ڈر سے کہا تھا، اشل میری جان، کوئی کہیں نہیں گیا، یہاں دیکھو میری طرف۔ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا غالیہ کو۔ احسن نے اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے کو، پسینے کو صاف کرتے اس کے بالوں کو سہلاتے بڑے پیار سے کہا تھا۔ وہ اب بھی لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ احسن نے اس کا چہرہ اوپر کر کے پکڑتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم ٹھیک ہو اشل؟ اچھا یہ لو پانی لو۔ احسن نے سائڈ ٹیبل سے پانی گلاس اٹھاتے کہا تھا۔ نہیں، مجھے غالیہ کے پاس جانا ہے۔ وہ جھٹکے سے اترا تھا بیڈ سے۔ وہ ٹھیک ہے اشل، تم اس وقت اسے ڈسٹرب کر دو گے، پھر تمہارے روم میں آئے نا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور بھی کچھ کہتا، وہ اس کی بات سنی انسنی کرتا کمرے سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس کے کانوں میں فجر کی آواز گونجی تھی۔ اس نے وال کلاک پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ وہ تیز ہوتی دھڑکنوں کے شور اور پریشان زدہ حالت میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت صرف اور صرف ایک ہی چاہ تھی، اس کو دیکھ لینے کی، اس کو محسوس کر لینے کی۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ تشنگی دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں اسے دیکھ لینے کے بعد، اسے محسوس کر لینے کے بعد اس کے بے چین دل کو قرار آتا تھا۔ اس نے بے چین دل، بے چین دھڑکنوں اور بوجھل قدموں سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے وہ سفید دوپٹے کے ہالے بنا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے روتے ہوئے کچھ مانگ رہی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اشل سفیر کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ چاندی کی طرح چمکتا چہرہ اور دعا میں اٹھتے ہاتھ، وہ اسے اس وقت مخملی حور لگی تھی، وہ مخملی حور جو ہاتھ لگنے سے میلی ہو جائے۔ اس کی ایک جھلک ہی اس کی تشنگی ختم کر گئی تھی۔ اب دل نے شکایت کی تھی کہ آگے بڑھ کر اسے چھونے کی۔ وہ آرام سے قدم قدم چلتا اس تک پہنچا تھا۔ کمرے میں مدھم لائٹس آن تھی، بیڈ پر آئینہ کمفرٹر میں گھسی سو رہی تھی۔ اشل نے اس کی طرف نظر بھی نہیں دوڑائی تھی، وہ جسے دیکھنے آیا تھا بس اس کو ہی دیکھ کے جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بوجھل قدم اٹھاتے وہ اس کے عین پیچھے بیٹھ گیا تھا، اور وہ جو اپنے رب سے باتوں میں مصروف تھی، اسے اس کے آنے کا احساس تک نہ ہوا تھا۔ اشل نے اس کے اوپر جھکتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھی تھی۔ ایک دم سے اپنے ارد گرد اشل کی محصور کن خوشبو کو محسوس کرتے اور اس کے لمس کو محسوس کرتے غالیہ کے ہاتھ بری طرح سے کانپے تھے۔ اشل نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے اس کے کانپتے ہاتھوں اور
मिनटों में नम होती हथेलियों को देखते इसकी गर्दन में दुपट्टे के ऊपर से ही सर घुसाते एक गहरा सांस लिया था। इस वक्त वो शिद्दत से ख्वाहिश कर रहा था इसकी आगोश में छुप जाने की, इसमें खुद को समेट लेने की, अपनी बेचैन रूह को सुकून देने की। इसने आंखें बंद करके इसके पेट के आगे हाथ बांधे थे, इसे महसूस करना शुरू किया था। और गालिया के लब मुस्कुराए थे। क्या इसने ऐसे किसी हसीन लम्हे की रब से ख्वाहिश की थी? इसका रब कितना बेनियाज था। इसने इसके शौहर को रात के इस वक्त इसके पास भेजा जब वो अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा मेहरबान होता है। इससे ज़्यादा हसीन मंजर था कोई? गालिया ने सामने लगे वॉल मिरर में देखा था। वो इसको पीछे से हक किए इसकी गर्दन की पिछली साइड पर मुंह दिए आंखें मूंदे बैठा था। इसकी खुशबू को अंदर उतार रहा था और वो दुआ में हाथ उठाए बैठी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लबों ने जुम्बिश की थी। तुम्हारी रब से बातें कुछ ज़्यादा तवील नहीं, मेरी शिकायतें लगा रही हो? अशल ने अब की बार दोनों हाथ आगे ले जाते इसके उठते हाथों के नीचे हाथ रखते कहा था। गालिया के लब फिर से मुस्कुराए थे। इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसने अपने आखिरी के चंद दुआएं कलमात अदा किए थे। फिर अपने लड़ते हाथों को इसके हाथों के नीचे रखते इसने मुंह पर हाथ फेरता था। अपने हाथों को दुआ की सूरत में गालिया के चेहरे पर फेरते अशल ने आंखें बंद करते खुद में इसके चेहरे के लम्स को समेटना चाहा था। इसकी रग रग में सुकून उतरा था। इसने चेहरा इसके गर्दन से हटाकर इसका रुख अपनी तरफ करते इसके चेहरे के एक एक नक्श को अजबर याद किया था। आलिया ने इसके माथे पर पड़े घने बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे करते इसकी शहद रंग आंखों में देखा था, जहाँ एक अलग ही जहाँ आबाद था। कितनी देर वो एक दूसरे को यकटुक मगन हुए देख रहे थे। गालिया के लिए ये लम्हात बहुत कीमती थे और वो जो मोहब्बत के एहसास से ही नफ़ी करता था वो खुद भी इस शहर से नफ़ी नहीं कर पाया था। गालिया ने इसकी डूबते सूरज सी आंखों में झांकते ज़ेर लब कुछ पड़ा था। वो पहली नज़र में इन आंखों से ही तो हार बैठी थी। अशल जो मबहूत होकर इसके चेहरे को निहार रहा था, नज़रों से इसके एक एक नक्श को छू रहा था। अपने चेहरे पर गालिया की फूंक से होश में आया था। इसको इसकी ही नज़र ना लग जाए, इसीलिए गालिया ने इस पर विरद फूंका था। फिर बड़ी आहिस्तगी से इसे खुद से दूर करती इसके पास से उठी थी और जाए नमाज लपेटा था। इसके दूर जाने पर अशल के ढीले असाब तने थे। शहद रंग आंखें सुर्खी मारी हुई थी। वो हमेशा इसे खुद को दूर करके बेचैन कर देती थी। वो गुस्से से उठा था और वो जो जाए नमाज रख कर मुड़ने वाली थी, इसकी कलाई दबोच कर इसे दीवार से पिन किया था। मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे दूर होने की कोशिश भी कैसे की तुमने? इसके चेहरे पर अपना चेहरा झुकाते वो दबे दबे गुस्से में गुर्राया था। इसके एक पल में बदलते रवैये को देखते गालिया का रंग फक हुआ था। वो मैं इसने अपने खुश पड़ते होठों को जबान फेर कर नम किया था। कुछ देर पहले इसकी इतनी अपनायत, इसके लहजे की नरमी देखते वो इसका ये रूप तो भूल ही चुकी थी। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि मैं कितना बेसुकून था? क्या तुमने मेरी धड़कनों के शोर को नहीं सुना? इसकी हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखते वो गुस्से से गुर्राया था। आई एम सॉरी अशल, शट अप। एक भी आंसू निकला ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इसने लहजे में वार्निंग लाते कहा था और तंबी की थी इसके रुखसारों पर लुढ़कते आंसू देखकर। हर वक्त का रोना धोना, बच्ची हो छोटी सी तुम, कब बड़ी होगी? हाँ, इसका लहजा हर कस्म के जज्बात से आरी इस पर चोट कर रहा था। गालिया ने इसके लहजे के ज़ेरो बम को महसूस करते कांपते हाथों से अपने आंसू साफ किए थे। मेरा रास्ता छोड़े, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, इसने साइड से निकलते कहा था। जब ही इसके माथे पर अनगिनत बल नमूदार हुए थे, आंखों में गुस्सा आया हुआ था। तुम? इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाती, इसने इसके बाजू से दबोच कर खींचा था कि वो इसके सीने से टकराते टकराते बची थी। लहजा देखा है तुमने अपना? किस टोन पे बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया था। या अल्लाह, खैर कौन सी जंग लग गई? तुम दोनों को कोई और वक्त नहीं मिला लड़ने का? और तुम क्या 24 घंटे अंगारे चबाते रहते हो? इसकी गरज चमक के कमरे के दर दीवार हिला दिए थे। वो ये भूल चुका था कि कमरे में एक और इंसान भी मौजूद है। आयना ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते दिल पर हाथ रखते झटके से उठकर बैठते कहा था। गालिया और अशन ने
एन इसी वक्त इसकी तरफ देखा था। उठो तुम भी और निकलो यहाँ से। गुस्से से आयना को घूरते वो इस तक पहुँचा था और हाथ से पकड़कर इसे बेड से उठाया था। अरे अरे, मगर मैं इस वक्त कहाँ जाऊँगी? आयना ने हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी। नमाज का वक्त है, नमाज पढ़ो जाकर। दरवाज़ा खोलते इसने इसे बाहर निकाला था। हाँ, और जैसे तुम तो जमात करवाने लगे हो, वो गुस्से से चीख रही थी। शट अप, गेट आउट। आयना को दरवाजे के बाहर खड़ा करते वो ठक से दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर गया था। कमंडी, जल्लाद, खड़ूस, हर वक्त बीवी को रुलाता है। पढ़ा लिखा जाहिल। इसके दिल में जो जो आया था कहते वो ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर ढेर हो गई थी। अशहल, प्लीज़, वो इस वक्त कहाँ जाएगी? गालिया ने दरवाजे की तरफ बढ़ते की कोशिश करते कहा था, जब इसकी एक नज़र ने ही इसके कदम रोक दिए थे। वो इसको खुद के करीब बढ़ते देखकर अपने कदम पीछे लेने लगी थी। जहाँ हो वहीं रुक जाओ गालिया अशल सफ़ीर, वरना अगर एक कदम भी तुम मज़ीद पीछे हुई तो तुम्हारे अंजाम की गारंटी मैं नहीं दूंगा। भारी काटदार लहजे में कहते इसने गालिया के मन भारी होते कदमों को वहीं रोक दिया था। वो इसके होम की तामील किसी चाबी की गुड़िया की तरह कर रही थी। अशल के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। वो एक ही जश्न में इस तक पहुंचा था। इसने हाथ बढ़ाकर इसके अपनी तरफ खींचा था कि गालिया ने गिरने से बचने के लिए दोनों मुट्ठियों में इसकी शर्ट भींची थी। जब मैं करीब हूँ तुम्हारे पास तो तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। मेरे करीब रहकर तुम अपनी सांस भी मेरी मर्ज़ी से लोगी। इसने इसकी गर्दन पर शहादत की उंगली से लकीर खींचते कहा था। गालिया के चेहरे पर पड़ती अशल की पुरतपिश झलसती सांसें गालिया की हवा सलब कर रही थी। इसने अपने चेहरे से चंद इंच दूर इसके चेहरे को हिरासा आंखों से देखा था। जवाब दो, समझ आई तुम्हें मेरी बात? क्या किसी और तरीक़े से समझाऊँ मैं? इसने इसकी शहरक पर अंगूठे का दबाव बढ़ाते गंभीर लहजे में कहा था। जी, गालिया ने एक बार फिर से खुश्क होठों पर जबान फेरते पक चेहरे के साथ कहा था। इसके नम होठों को देखते अशल ने गहरा सांस अंदर खींचा था, इसकी नाक के साथ नाक जोड़कर। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? इसके माथे पर लब रखते इसने इसको पूरी शिद्दत से खुद में भींचा था। गालिया को लगा था कि अब इसकी कमर की हड्डियां चटक जाएंगी। इतना सब कुछ करने के बाद इसे अब इसकी तबीयत का ख्याल आया था। इसको सीने में भींचते अशल ने अपने रग व पैर में एक अजीब सा सुकून महसूस किया था। तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गया था। इसको थोड़ा ऊपर उठाते इसने पास पड़े ड्रेसिंग मिरर पर से चीज़ें साइड पर रखते इसे वहाँ बिठाया था। गाने की हवा के दोष पर उठने पर जान लबों पर आई थी। वो क्या करने वाला था? इसने इसकी शर्ट को पर गिरफ्त मजबूत की थी। तुम्हें पता है कितना डर गया था मैं? तुमने खुद को क्यों मारा? क्यों गिरी पानी में तुम? इसने इसका दुपट्टा खींचकर उतार कर नीचे फेंकते इसके कांधे से शर्ट पीछे सरकाते वहाँ लब रखते कहा था। वो जो कह रहा था गाले के सर से गुजर रहा था। वो कब पानी के पास गई थी, कब गिरी थी पानी में? इसे तो गहरे पानी से हमेशा से खौफ आता था। इसके नम लम्स की चुभन से गालियाँ पैरों तक सर्द हुई थी। एक झुरझुरी सी इसके जिस्म में भरी थी। कांपते हुए इसने अशल के गर्दन में हाथ डालकर अपने मुंह को इसकी गर्दन में छुपाया था। मरती क्या न करती वाली जैसी हालत हो रही थी इसकी। इसको दूर कर नहीं सकती थी। इसके लम से जान जा रही थी। दिल बेजोर होकर धड़कने लगा था। धड़कनों के शोर ने अलग रक्स मचाया हुआ था और वो गर्दन पर जा बजा अपने झुलसते नम लम्स छोड़ रहा था। कभी गर्दन की हड्डी की ऊपरी सतह पर दांत रखकर बाइट करता और कभी नाक रब करके इसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर खींचता। अशल, इससे पहले कि वो कुछ बोलती अपने धड़कनों के शोर को थामने के लिए इसने इसके लबों पर शहादत की उंगली रखते इसकी बड़ी बड़ी घनी पलकों के साए में फगन आंखों में अपनी जज्बे लुटाती आंखों से देखते इसे चुप करवाया था। तुम दीवानगी बनती जा रही हो गालिया अशल सफ़ीर। इसके दहकते गाल पर लब रखते इसने गहरे सांस खींचते कहा था। अशल, वो फिर से कुछ कहने लगी थी। एक बार फिर से वो इसे खामोश करवा गया था। मुझे डर है ये सफ़र बंदगी तक ना पहुंच जाए। अब की बार इसने पीछे से इसकी गर्दन में हाथ डालते इसके चेहरे को थोड़ा ऊंचा करते इसकी गुलाबी नरम
पंखुड़ियों जैसे लबों को फोकस करते गंभीरता से कहा था। गालिया को इसकी तेज़ होती सांसों के तूफान से खौफ आया था। मम्मा, मुझे डर लग रहा है अरशद। इससे पहले कि वो इसके लबों पर झुकता, गालिया ने इसके लबों पर अपना कांपता हाथ रखते इसको खुद पर झुकने से रोका था। अरशद ने इसकी कमज़ोर कांपती उंगलियों को लबों से छुआ था। गालिया ने जल्दी से अपना हाथ हटाया था। अरशद ने इसके सर के पिछले बालों को मुट्ठियों में जकड़ते एक हाथ से इसके दोनों हाथ को पकड़ते इसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद नज़दीक किया था। इतने के इसके लब गालिया के लबों से मिस हो रहे थे। बाल खींचने की वजह से गालिया के लबों से सिसकी निकली थी। तुम दुआ करना गालिया अरशद सफ़ी ये दीवानगी बंदगी का सफ़र तय न करे, वरना तुम्हें तुम्हारा रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी नस नस में अपनी जुनूनियत, अपने इश्क का रक्स भर दूंगा कि तुमको सांस लेने के लिए भी मेरी सांसों की ज़रूरत पड़ेगी। गहरे पुरतपिश सर्द लहजे में इसे कहा था इसने के हर लफ्ज़ के साथ इसके लब गालिया के नरम लबों को छू रहे थे। गालिया की हथेलियाँ नम हुई थी। इसके एक लफ्ज़ पर हिरासा आंखों से इसकी आंखों में देखा था। जब दोनों की सांसों का एक दूसरे से तसादम हुआ था, गालिया ने खुद की धड़कनों को कानों में बजते महसूस किया था। और यही वो लम्हा था जब अरशद सफ़ीर पूरी शिद्दत से साथ इसके लबों पर झुका था और हर गुजरते लम्हे के साथ इसकी नरम पंखुड़ियों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा था। और वो जो इसके बाजुओं के मजबूत सहारे बैठी थी, कांपते हुए इसकी शिद्दत को महसूस करते अपने हाथों को इसके हाथों से छुड़वाते इसके बाजुओं को मजबूती से पकड़ा था। अरशद ने इसकी सांसों को पीते, इसकी कमर पर हाथ डालते, इसकी टांगों को अपनी कमर के इर्द गिर्द फैलाते इसे ड्रेसिंग से उठाया था और बगैर इसे एक भी लम्हे के लिए छोड़े इसे लिए बेड पर खुद को और इसे गिराया था। वो जो इस अवताद के लिए तैयार नहीं थी, इसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लरजा था। और फिर टूटी सांसों की डोर को महसूस करते इसने ना चाहते हुए भी अरशद की सांसों को अपनी सांसों में खींचना शुरू किया था। कमरे में दोनों की तेज़ सांसें एक अजीब सा इर्तियाश पैदा कर रही थी। वो इसके लबों को छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं था, ऐसे जैसे वो इसकी सांसों की गहराइयों में उतरना चाहता हो। हर गुजरते पल के साथ इसकी बढ़ती शिद्दत गालिया के होश ख़त्म कर रही थी और इसकी सांसों को मद्धम कर रही थी। इसके हाथों की गिरफ्त इसके साथ इसका जिस्म भी बेजान होने लगा था। इसकी सांसें भी मद्धम होने लगी थी। अरशद ने एक भरपूर गुस्ताखी अपनी पूरी जान से करते इसके लबों को आज़ाद किया था। गालिया की हिचकी निकली थी। अरशद ने इसके अपनी शिद्दतों से सुर्ख और नम पड़ते होठों को देखते इसकी नाक के साथ नाक जोड़ी थी। गालिया ने इसकी सांसों को किसी भूखे की तरह खुद में खींचा था और हिचकियों से रोने लगी थी। अरशद ने इसके माथे से इसके बालों के पीछे करते पूरी शिद्दत से इसे खुद में भींचते आंखें बंद की थी। ये तो ट्रेलर था गालिया अरशद सफ़ीर, मेरी वाबस्तगी का, मेरी बेचैनी का। आगे तुम इससे भी ज़्यादा की उम्मीद रखो मुझसे और ख़ुद को इतना मजबूत बनाओ कि अपने पोर पोर में मेरी थकन और बेचैनी को समेट सको। इसने इसके कान के पास झुकते कहा था, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता, मैं किसी को नहीं समझा सकता कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मैं ख़ुद को भी नहीं समझा सकता। इसने बर्फीले लहजे में बेबसी से कहा था और आंखें सुकून से बंद की थी और वो बस जान से जाते जाते बची थी। आईना मज़े से सोफे पर लेटी ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी जब किसी ने बर्फ़ का ठंडा ठिठुरता पानी इसके चेहरे पर डाला था। ठंडे यख पानी की पूरी बाल्टी अपने जिस्म पर पड़ते वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। आंखें खोलते इसने अपने सामने खड़े सदाकत को देखा तो जो बाल्टी पकड़े हाथ में खड़ा था, जबकि इसके बिल्कुल सामने सोफे पर टांग रखे बैठे एहसन मज़े से कॉफ़ी पी रहा था और इसके हड़बड़ा कर उठने पर पलक शिगाफ के का गूंजा था ड्राइंग रूम में इसका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? वो चीखते हुए उठी थी जब फर्श पर बिखरे पानी पर पाँव मजबूती से जमा नहीं सकी और धड़ाम करके नीचे गिरी थी। वो बीबी, मुझे तो एहसन सर ने कहा है। सदाकत ने अपना हाथ आगे करते इसको उठाने की पेशकश करते कहा था। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारे ये खड़ूस अंकल, पीछे करो इसे। इसने कमर को पकड़ते इसका हाथ झटकते सोफे को पकड़ते उठते हुए गुस्से से गुर्राते कहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह एहसन की और सदाकत की गर्दन मरोड़ दे, मगर ये क्या, वो उठने के बजाय फिर से ज़मीन पर गिरी थी।
या अल्लाह! वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। अब की बार इसकी कमर से कर्रा की आवाज़ आई थी। इसकी तकलीफ इसके चेहरे पर आया थी। एहसन ने इसकी तरफ देखा था। सिल्की ब्लैक स्लीपिंग सूट गीला होने की वजह से इसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। शॉर्ट शर्ट बमुश्किल कमर को ढांपे हुए गीली होती पैंट के साथ चिपकी हुई थी, जबकि ट्राउज़र भी गीला होने की वजह से टांगों के साथ चिपका हुआ था। घुंघरियाले बालों की कुछ लटे गर्दन के साथ चिपक चुकी थी। एहसन ने इसके जिस्म से आया होती रानाइयों से नजरें चुराई थी और कब पकड़े उठा था अपने कमरे की तरफ जाने के लिए। आयना ने इसके बढ़ते कदमों को गुस्से से देखा था और एक बार फिर से उठने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हुई थी। आयना बीबी, पानी में सर्फ भी मिलाया था मैंने। एहसन भाई के कहने पर मेरा हाथ पकड़ ले, वरना उठ नहीं पाएंगी। सदाकत ने एक बार फिर से हाथ बढ़ाते इसको गौर से देखते कहा था। सदाकत के लफ्ज़ कानों में पड़ते एहसन ने पीछे मुड़कर देखा था। सदाकत की नज़रों में इसे कुछ खटका था, या फिर एहसन को गलत लगा था। वो था तो ऐसा नहीं, मगर जिन नज़रों से इसने आयना को देखा था, एहसन बच्चा नहीं था जो ना समझता। तुम जाओ, मैं देख लूँगा, इसने मुड़ते सदाकत से कहा था और फिर कदम कदम चलता आयना के पास आया था। उठो, एक हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़े वो दूसरे हाथ को आयना के सामने करते कहा था। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं, आंखों में चिंगारे भरे इसने कहा था। मुझे भी शौक़ नहीं तुम जैसी झूठी और मकार लड़की की मदद करने का, मगर इस वक्त तुम जो दावत नज़ारा बनी हुई हो, इससे मेरे घर का माहौल ख़राब हो रहा है। इसके भीगे वजूद पर चोट करते इसने इसको बाजू से पकड़कर सोफे पर फेंका था। आह! आयना की दबी दबी चीख निकली थी अपने बाजू पर इसकी उंगलियों की शिद्दत महसूस करते। सदाकत, ड्राइवर से कहो इसको इसके घर छोड़कर आए। सदाकत को ऊंची आवाज़ में कहते वो तेज़ी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। समझता क्या है ये खुद को? हाँ, बूढ़ा साइको, आज मैं इसकी जान ले लूँगी। खुद को दावत नज़ारा मैंने खुद बनाया है, इसने ही मुझ पर पानी फिकवाया था ना। खुद को संभालते ठंडे पानी से टिटरते वजूद के साथ वो पाँव मजबूती से ज़मीन पर जमाती इसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। इसके कपड़ों में से पानी और सर्फ निचड़ रहा था और हर बढ़ते कदम के साथ वो पूरे घर को गीला कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खोलते वो एहसन के सर पर पहुंची थी। वो जो शर्ट उतारते खड़ा था, कॉफ़ी के आधे कप को टेबल पर रखने लगा था। इसकी आमद पर बदमज़ा होते इसे देखने लगा, मगर वो आंधी तूफान की तरह इसके सर पर पहुंची थी। बगैर इसे एक भी मौका दिए इसने कॉफ़ी का कप एहसन के सीने पर फेंका था। गर्म कॉफ़ी को अपने ऊपर गिरते देखकर एहसन ने शिद्दत से मुट्ठियाँ भींचते खुद के गुस्से को काबू किया था। तुम नहीं, आयना, तैमूर नाम है मेरा, और ये जो मैं दावत नज़ारा बनी हुई हो ना, ये तुम्हारी महरून मिन्नत है। और ये झूठी मक्कार किसे कहा तुमने? क्या जानते ही क्या हो तुम मेरे बारे में? आइंदा मुझसे। इससे पहले कि वो और भी कुछ कहती, एहसन ने इसकी कमर में हाथ डालते इसको पकड़कर दीवार के साथ पिन किया था और इसके इर्द गिर्द हाथ रखे थे। आयना ने हिरासा आंखों से इसकी तरफ देखा था। एहसन की आंखों में गुस्सा और इश्तियाल बैक वक्त इसे नजर आए थे। एहसन की नज़रें आयना के गर्दन पर मौजूद तिल पर भटकती हुई टिकी थी, जिस पर किसी नागिन की तरह इसकी घुंघरियाली लट लिपटी हुई थी। वो इसकी गर्दन पर झुका था, इसकी पुरतपिश झुलसती सांसों को अपनी गर्दन की जिल्द पर महसूस करते आयना का सारा एतमाद पल भर में डगमगाया था। इसकी गुर्बत ने इसके चेहरे को सुर्ख मायल किया था। आयना ने अपने दोनों हाथों से एहसन के अपने इर्द गिर्द मौजूद हाथों को हटाने की कोशिश करते निकलना चाहा था, जब एहसन ने इसके दोनों हाथों को भी दीवार के साथ पिन किया था और अपने बाएं हाथ में मजबूती से पकड़ा था। ये आप क्या? चुप! एहसन ने इसकी गर्दन के तिल पर नजरें जमाते दूसरे हाथ से अंगूठा इसके निचले होंठ पर रखकर कहा था। आयना की तो जैसे जान ही लबों पर अटकी थी। एहसन की आंखों में आसूदगी थी, एक अजीब सी गंभीरता था। वो इसके बहुत करीब बगैर शर्ट के खड़ा था और वो खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश में हलकान हो रही थी, जबकि इसकी धड़कनें एक अलग ही रक्स कर रही थी इसके लम्स पर। एहसन ने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन के तिल पर लपटी इसके बाल की लट को पीछे किया था। वो इस वक्त अजीब सी कश्मकश में था। तिल पर से लट हटते इसे लगा था जैसे इसने किसी खूबसूरत नज़ारे को काले बादलों की ओर से छुड़वा लिया है।
اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی اس کے دل کو لبوں سے چھونے کی۔ اس نے اس کے دل کو اپنی انگلی کی پور سے چھوا تھا۔ آئینہ کی گردن کی گلٹی ڈوب کر ابری تھی اس کی چھون سے۔ رہ سے سانس بھی سوکھے تھے اس کے لمس سے۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ پیٹ میں ایک عجیب سی لہر دوڑی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی گردن پر جھک رہا تھا جیسے وہ ہوش میں نہ ہو، جیسے وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب کچھ کر رہا ہو۔ اس کے لبوں کو اپنی گردن کے بہت قریب محسوس کرتے آئینہ نے اپنے ہاتھوں کو پر اس کی گرفت کو ڈھیلا محسوس کرتے اپنے ہاتھوں کو چھڑوا کر اس کو خود سے دور کیا تھا، اور وہ جو کسی ٹرانس میں تھا گرتے گرتے بچا تھا کہ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ احسن نے اس کی طرف دیکھا تھا جس کے چہرے پر خوف و خزاں کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ سفید روشن چہرہ سرخی مائل ہوا تھا اور شرمایا شرمایا ڈرا ڈرا سا اس کا بھیگا روپ احسن نے اندر تک اتارا تھا۔ وہی جو تم انجوائے کر رہی تھی، اس کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے کہا تھا اس نے۔ وہ اس کی اس حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ چاروں شانیں چت کر دینے والی لڑکی کی بولتی یوں بھی بند ہو سکتی تھی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ میرے قریب آپ آئے اور پھر کتنا قریب آیا تھا؟ وضاحت کرو گی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی لائٹ براؤن آنکھیں کو ڈالتے کہا تھا۔ چھوڑے مجھے، انتہائی بے شرم اور گھٹیا انسان ہیں آپ، وہ پھنکاری تھی اس سے خود کو چھڑواتے۔ ابھی تو بے شرمی دکھائی ہی نہیں، مگر اگر تم کہو تو میں تم پر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ جسے تم بوڑھا بوڑھا کہہ رہی ہو وہ تم سے صرف 7 سال ہی بڑا ہے، اور تم پر اپنی جوانی ثابت کر سکتا ہے۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لیتے زومائنی انداز میں آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ آئینہ اس کی بات سے کانوں تک سرخ ہوئی تھی، غصے سے اس کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، مشکل سے اس سے 6 سال ہی بڑا ہوگا، اور پرسنالٹی کے حساب سے وہ اتنا بڑا لگتا ہی کب تھا؟ وہ تو اسے اشل کا بڑا بھائی اور ایک بیٹے کا باپ ہونے کی وجہ سے تنگ کرتی رہتی تھی۔ خود اس کی نزدیکی آئینہ کے چاروں طبق روشن کر گئی تھی۔ تمہارے نام میں منہ لگنا بھی پسند نہیں کرتی، واہیات انسان، ہٹو پیچھے، ایک ایک لفظ دباتے ہوئے اس نے کہا تھا، اور اپنی حالت کو نارمل کرتی وہاں سے جانے کے لیے آگے بڑھی تھی۔ ایک بار منہ لگا کر تو دیکھو، بار بار لگنا پسند کرو گی؟ اس کے چہرے پر پھونک مارتے اس نے کہا تھا۔ یو ڈفا، شٹ اپ، یہ پکڑو اور چینج کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے ہانیہ کے کپڑوں میں سے ایک جوڑا نکال کر اس کے منہ پر مارا تھا۔ میں یہ نہیں پہنوں گی، آئینہ نے بھی ہٹ دھرمی سے کہا تھا۔ اگر تم ان گیلے کپڑوں میں باہر آئی تو یاد رکھنا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے اس کے گیلے کپڑوں کی طرف دیکھتے اسے وارن کرتے کہا تھا۔ آؤں گی، تم میرے باپ نہیں ہو جو میں تمہارا حکم مانوں۔ وہ ضدی ہوئی تھی۔ اوکے ایز یو وش، ایسن نے کہتے بازو سے دبوچتے اس کو واش روم کے اندر پھینکا تھا، اور پھر اس کے منہ پر سوٹ پھینکتے باہر سے دروازہ لاک کیا تھا۔ ایسن، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، ورنہ میں پورے گھر کو اٹھا لوں گی۔ وہ اس اچانک افتاد پر غصے سے کھررائی تھی اور دروازہ زور زور سے بجانے لگی تھی۔ جو مرضی کر لو، یہ دروازہ اسی صورت کھلے گا جب تم چینج کر کے باہر آؤ گی، ورنہ تم اس کمرے سے میری مرضی کے بغیر قدم نہیں باہر نکال سکتی۔ اس نے بھی الماری سے کپڑے نکالتے بلند آواز میں کہا تھا۔ کہاں پھنس گئی ہوں میں، اللہ پاک، یہ جاہل انسان دل کر رہا ہے گردن مروڑ دوں اس کی۔ اس نے غصے سے کپڑوں کو دیکھتے اونچی آواز میں کہا تھا۔ باہر آ کر مروڑ لینا بہت شوق ہے نا تمہیں میرے آس پاس رہنے کا؟ وہ جو اس کی باہر کھڑے آوازیں سن رہا تھا اس کو فوراً جواب دیا تھا۔ کاش مجھ پر ایک خون معاف ہوتا تو میں تمہارا لازمی کرتی۔ سب کے سب جاہل اور گنوار بھرے پڑے ہیں اس گھر میں۔ ایک کو لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، دوسرے کو بیوی کو ہر وقت رلانے کی پڑی ہوتی ہے۔ الٹی کھوپڑی کے بد دماغ اشخاص اس گھر میں رہتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی اور کپڑے بدل رہی تھی۔ اب اسے کسی طریقے سے تو اس گھر سے نکالنا تھا۔ احسن سے بدلہ اس نے بعد میں لینے کا سوچا تھا، فی الحال اسے اس چنگل سے نکالنا تھا۔
दरवाज़ा खोलो, मैंने चेंज कर लिया है, इसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाते कहा था। वो जो ड्रेसिंग मिरर में खड़ा अपने जले हुए सीने पर ऑइंटमेंट लगा रहा था, मुड़कर दरवाजे को देखा था। खुला है, मैंने तो धमकी लगाई थी, बाहर से लॉक थोड़ी किया था। तुम तो बड़ी फर्माबरदार निकली, इसने बुलंद आवाज़ में कहा था, और आईना ने बाहर निकलते इसको ऑइंटमेंट लगाते अंगारे चबाते देखा था। नज़रों में ऐसी तपेश थी कि अभी इसे जलाकर भस्म कर देगी। 2 कदम इसके पास होते इसने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम उठाकर पूरी कुव्वत से दीवार पर मारी थी। एसन ने आईब्रो उचकाकर इसे देखा था। ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ, अब तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। उंगली उठाकर वार करते इसने वो तन फन करती बाहर की तरफ बढ़ी थी। मैं इंतज़ार करूँगा, एसन ने कह लगाते कहा था। साइको, बूढ़ा, ठरकी, जाहिल, वो ज़बान तले कितने ही खूबसूरत अलक़ाबात से इसे नवाजने लगी थी। एसन ने इसकी पुष्ट को गौर से देखा था। ये हाने के इन ड्रेसेस में से एक ड्रेस था जिनको इसने ख़रीदा था, पहना नहीं था। वो छोटी सी लड़की इस ड्रेस में छुपी हुई थी। हानिया का जिस्म थोड़ा हेल्थी था, जबकि कद आईना जितना सेम ही था। डार्क ब्राउन कलर पहने आईना इससे दूर होती जा रही थी और एहसन के असाब पर फिर से हानिया की धुन छाने लगी थी। गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते नम आँखों को बंद किए वो बेड पर ढेर हुआ था। वो कहीं नहीं थी, मगर इसकी यादें एहसन के असाब शल कर देती थी। हाँ, मगर इसने महसूस किया था जब आईना इसके करीब होती थी तो इसे हानिया का ख्याल भी छू कर नहीं गुजरता था। वो महव हो जाता था इसमें। नहीं, वो बच्ची है, मैंने तो बस इसे जिच करने के लिए ये सब किया था, वरना मेरी हानिया की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता, कभी भी नहीं, इसने सर्द लहजे में कहा था।